हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स, शेड्यूल 3 डिवीजन 1। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं रिवीजन इस चैप्टर का, कंपनी फाइनल अकाउंट्स का। कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो है वो कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहां पर जो आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो किसी कंपनी के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब जब भी बात कंपनीज एक्ट की आती है तो वहां पर फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है शेड्यूल 3 को। शेड्यूल 3 के अंदर ना 3 डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी जिन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं। जिन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं उनको डिवीजन 2 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और जो एनबीएफसीज हैं उनको डिवीजन 3 के हिसाब से बनाने हैं। फिलहाल अभी जो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो डिवीजन 1 के बारे में बात करने वाला हूं, यानी कि वो कंपनीज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। शेड्यूल 3 डिवीजन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको मैं एक बेसिक फॉर्मेट दूंगा जहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ आप बैलेंस शीट बनाएंगे, और आपको अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसी फॉर्मेट में बनाना है जो फॉर्मेट आपको शेड्यूल 3 बताएगा, राइट। अब यहां पर आपको यह देखना है कि कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आपके कंपनीज एक्ट के बीच में, यानी कि शेड्यूल 3 के बीच में। तो वहां पर आपको जो देखना है वो एएस रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि वहां पर एएस रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहे तो कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं, जो भी आपके शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखा है अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद आपने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, उसके जो भी डिस्क्लोजर्स देने हैं, वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आपने दो बातों को फॉलो करके देने हैं। सबसे पहला, वो सारे डिस्क्लोजर्स जो शेड्यूल 3 में लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए शेड्यूल 3 कहता है कि ट्रेड पेबल्स का आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर देना पड़ेगा, तो आपको ट्रेड पेबल्स का नोट टू अकाउंट बनाकर देना है। अब मान लीजिए ट्रेड पेबल से रिलेटेड कोई बात अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सबसे पहले हम आए बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। तो देखिए जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करवाने की भी कोशिश करूं। तो सिंपल सा फंडा है, बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। अब इनके अंदर आती है हेडिंग्स। देखिए जी, सबकी हेडिंग्स है दो दो, एसेट्स की भी दो हेडिंग है, और क्योंकि इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात हो रही है तो दो इक्विटी की दो लायबिलिटीज की, तो इसका मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हो गई टोटल 4 हेडिंग्स और आपके एसेट साइड पर हो गई टोटल 2 हेडिंग्स। अब हम आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज पर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो 4 हेडिंग्स हैं उसमें से 2 हेडिंग इक्विटी की यानी कि शेयर से रिलेटेड और 2 हेडिंग लायबिलिटी की यानी कि लायबिलिटी से रिलेटेड। अब शेयर से रिलेटेड पहली है आपकी शेयर होल्डर्स फंड और दूसरी है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटी साइड पे जो 2 हेडिंग्स हैं वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और एसेट साइड पे भी सिमिलरली यही दो हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, राइट। तो ये तो हो गई हेडिंग्स की बात। अब आती है इन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स। अब सबसे पहले है जी शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में 3 सब हेडिंग्स होती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। देन इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं आता। देन इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों में 4 हेडिंग्स आती हैं। पहली होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट में और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट में, राइट। देन इसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो कि आपने AS 22 के हिसाब से पढ़ा होगा, और उसके बाद वहां पर करंट लायबिलिटीज में आता है ट्रेड पेबल्स। देन इसके बाद अदर नॉन करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, यहां पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हो गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इसके बाद हमें एसेट साइड पे, एसेट्स में आपके पास 2 हेडिंग्स हो गई, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब क्योंकि जब भी बात नॉन करंट की होती है तो सबसे पहले आती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आएंगी 4 तरीके की। सबसे पहली फिक्स्ड एसेट्स होगी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरी हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट, तीसरी हो जाएगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथी हो जाएगी आपकी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये 4 हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स की हैं तो ऑब्वियसली इन चारों का करंट एसेट से कोई लेना देना नहीं होगा। देन इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन चारों के बाद और भी 4 एसेट्स आएंगी। कौन कौन सी 4 आएंगी? पहली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट, तीसरी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और चौथा हो जाएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। तो टोटल आपकी 8 हेडिंग होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब है करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स की बात करी जाए तो करंट एसेट्स में सबसे पहले, अब क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स की वो 4 हेडिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरुआत इन्वेस्टमेंट से होगी। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है आईटीसी। आईटीसी मतलब आई फॉर इन्वेंट्री,
T for trade receivables, C for cash and cash equivalents. Then इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। अब सवाल ये आता है कि कौन सी चीज करंट एसेट्स में आएगी और कौन सी चीज नॉन करंट एसेट्स में आएगी, या फिर कौन सी चीज करंट लायबिलिटीज में आएगी और कौन सी चीज नॉन करंट लायबिलिटी में आएगी। उसके लिए इन चार में से कोई भी अगर एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये मान लेंगे कि वो करंट एसेट्स में आएगा, अदरवाइज वो नॉन करंट में आएगा। चार में से एक कौन सी है? चार कंडीशन। पहली कंडीशन है कि वो 12 महीने से पहले पहले, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने से पहले पहले। अब ये रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? जिस दिन के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, यानी कि आप 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो आप उस दिन से देखिए 12 महीने, उस दिन से 12 महीने यानी कि 31 मार्च 2025। अगर 31 मार्च 2025 से पहले पहले कि अगर वो रियलाइज हो सकता है या पे हो सकता है तो वो फिर आपका बन जाएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल के बीच में, अगर आपको लगता है कि 12 महीने आपके ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है तो आप अपनी ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करें। अभी ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आता है इट शुड बी हेल्ड फॉर ट्रेड, यानी कि आपने उसे रखा ही ट्रेड के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल के लिए रखी हुई है। अब भाई मैंने तो उसे ट्रेड के लिए रखा हुआ है ना, तो वो मेरी करंट एसेट्स ही कहलाएगी, भले ही उस प्रॉपर्टी को बेचने में आपको 1 साल से ज्यादा लग जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट इज हेल्ड फॉर ट्रेड होना चाहिए, राइट। एंड लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑलवेज कैश एंड कैश इज ऑलवेज आपका जो होगा वो किसका पार्ट हो जाएगा? करंट एसेट्स का, राइट। अब सवाल उठकर आता है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। तो देखिए जी, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल एक्वायर करने से लेकर फिनिश गुड्स को बेचकर उसका पैसा रियलाइज करने तक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल एक्वायर किया, फिर थोड़े दिन रॉ मटेरियल को अपने पास रखा, तो जितने दिन आपने अपने पास रखा वो भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। देन आपने उसे कन्वर्जन में डाल दिया, यानी कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में डाल दिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जितने दिन में वो मैन्युफैक्चर होकर आएगा वो भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपने फिनिश गुड्स को अपने पास रखा, कुछ दिन जब तक बिका नहीं तब तक फिनिश गुड्स आपके पास रहे, वो भी ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। देन फिनिश गुड्स बिक गए लेकिन आपने उसे क्रेडिट पे बेचा, तो जब तक डेटर से पैसा नहीं आ जाता तब तक वो भी आपके ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ डेज रॉ मटेरियल जितना टाइम आपने कैरी किया, देन कन्वर्जन पीरियड में जितने नंबर ऑफ डेज आए, देन उसके बाद जितने देर आपने फिनिश गुड्स को कैरी किया, देन डेटर से पैसा रियलाइज करने में जितने दिन लग गए, ये टोटल मिलाकर जो होगा ये बन जाएगी आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स ने अगर आपको क्रेडिट दिया है तो आपने उसे ऑपरेटिंग साइकिल निकालते समय माइनस नहीं करना है, राइट। तो यहां पे देखिए मैंने लिखकर काट दिया है नंबर ऑफ डेज ऑफ क्रेडिट गिवन बाय द क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर ने आपको कितने दिन का क्रेडिट दिया है वो आपने कभी भी माइनस नहीं करना है, राइट। देन इसके बाद बारी आती है जी राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपकी टर्नओवर है 122 करोड़ 23 लाख 24,526 रुपए 73 पैसे। अब आपकी ये पूरी की पूरी टर्नओवर है। अब इस टर्नओवर को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो कि यार ऐसी टर्नओवर थोड़ी ना दिखाएंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो ये कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो इन दैट केस आप डेसिमल्स को राउंड ऑफ कर सकते हो, आप थाउजेंड्स को राउंड ऑफ, हंड्रेड्स को राउंड ऑफ कर सकते हो, थाउजेंड्स को कर सकते हो, लैक्स को कर सकते हो, मिलियंस को कर सकते हो, यानी कि आप 10 लाख तक राउंड ऑफ कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से भी ऊपर हो जाती है तो आप करोड़ को भी राउंड ऑफ कर सकते हो, राइट। तो सिंपल सा फर्क क्या है, करोड़ को राउंड ऑफ करने के लिए आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तो करोड़ छोड़कर आप कुछ भी राउंड ऑफ कर सकते हो, ओके जी। देन इसके बाद शेयर कैपिटल। अब जहां पर मैंने आपको ऊपर सब हेडिंग्स बताई, अब उन सब हेडिंग्स के अंदर क्या क्या आता है वो समझना है। तो शेयर कैपिटल में टोटल डिस्क्लोजर्स आपको देने होते हैं सिर्फ 10, जिसमें से सबसे पहला डिस्क्लोजर आपकी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का, दूसरा है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप का, तीसरा है आपका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर का, चौथा कॉल्स इन एरियर्स का, पांचवा शेयर फॉर फीचर का। ये तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देनी है आपको, बिगिनिंग में कितने शेयर्स थे और एंड में कितने शेयर्स हैं। अगर उनमें कोई भी चेंज आया तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लस क्यों हुए और माइनस क्यों हुए, राइट। देन इसके बाद आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद एक लिस्ट देनी है उन शेयर होल्डर्स की जिनके पास आपकी कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर्स हैं। इसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स का डिस्क्लोजर देना है, जितने शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है आपकी कंपनी के, यानी कि होल्डिंग कंपनी, अगर आप एक सब्सिडरी कंपनी हो तो आपके शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास कितने हैं आपको उसका भी एक अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन आपको अपने पिछले 5 साल में जितने भी शेयर्स चेंजेस हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर में जितना भी चेंज आया, लेट्स से बोनस शेयर्स की वजह से या राइट इशू की वजह से या फ्रेश इशू की वजह से,
किसी भी रीजन से अगर आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल में चेंज आया है 5 साल का, तो उसकी एक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कमिटेड शेयर्स का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जैसे कि ईसॉप्स हो गए, सेलेक्ट इक्विटी शेयर्स हो गए। अगर कोई भी आपने कमिटेड शेयर्स कर रखे तो उसका भी आपको एक डिस्क्लोजर शेयर कैपिटल के अंदर देना पड़ेगा। तो ये है आपके 10 डिस्क्लोजर। ओके जी, अब आ रही है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपने सारे रिजर्व्स दिखाने, यानी कि कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड, इससे फर्क नहीं पड़ता। एसेट के अगेंस्ट बनाया हुआ है, लायबिलिटी के अगेंस्ट बनाया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका नेचर रिजर्व है तो यहां पे आएगा, सिंपल सी बात है। तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड देन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों यहीं पे आते हैं, यानी कि अगर आपके पीएनएल में लॉस है तो भी वो यहीं पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नेगेटिव साइन शो होके, और अगर वो प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली फिर तो यहाँ पे आना ही आना है। देन इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहली सब हेडिंग थी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सारे लोन्स आएंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आएंगे। आपको उसका नेचर भी बताना है कि उसका नेचर क्या है, कि अगर वो सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड बताना है, कितने टाइम बाद आपने पे करना है सब बताना है, डिबेंचर्स आएंगे, डिपॉजिट्स आएंगे, सब कुछ आएगा। ओके, देन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये AS 22 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 रेफर करिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पूरा समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हो, AS 22 की रिवीजन वीडियो आपको मिल जाएगी। देन इसके बाद अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में वो ट्रेड पेबल्स आएंगे जिनको आपने 12 महीने से ज्यादा आपने उनसे उधार लिया होगा, यानी कि अगर मान लो आपने किसी ट्रेड पेबल से उधार लिया है 12 महीने से ज्यादा का, तो वो करंट लायबिलिटी नहीं होगा ना, वो फिर नॉन करंट लायबिलिटी में कहां पे आ जाएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगी आपकी प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी हो गया, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो भी आपने प्रोविजन बनाया, यानी कि वो इंप्लॉइज जो आपके रिटायर होने वाले हैं 12 महीने के बाद, उनके लिए अगर आपने कोई भी प्रोविजन बनाया तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। और अगर यही इंप्लॉय 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएंगे आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स ऑन डिमांड। देन ट्रेड पेबल्स में आएंगे आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स जो होंगे उसका आपको डिस्क्लोजर ऐसा देना पड़ेगा कि एमएसएमई को कितना देना है और अदर्स को कितना देना है। देन अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। और सुनिएगा ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया है और उस लॉन्ग टर्म लोन को आपने पे करना है विद इन 12 मंथ्स, यानी कि लोन तो आपने 5 साल का लिया, अब 4 साल तो लॉन्ग टर्म है पर 1 साल तो शॉर्ट टर्म है ना, तो जो 1 साल शॉर्ट टर्म है उसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स वो जनरली शो किया जाता है अदर करंट लायबिलिटी में, पर कहीं कहीं बैलेंस शीट में आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी शो किया हुआ है। इज इट फाइन? यस इट इज फाइन, बट जनरली अगर हम शेड्यूल 3 के हिसाब से चले तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि वो अदर करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। देन इसके बाद हम आए नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली हेडिंग थी पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सारी एसेट्स टेंजिबल, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी अगर आपके पास टेंजिबल ऐसा, कंप्यूटर्स, वो सब यहीं पे आएगा, राइट। इनटेंजिबल्स में सारी इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सब यहीं पे आएंगे, नो हाउस। ओके, देन इसके बाद आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हम कई जगह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कर सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टर्म के पर्पज से करिए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। देन इसके बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट, AS 22 के हिसाब से आएगा ऑब्वियसली। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दिया है सब्सिडरी को या फिर डायरेक्टर्स को और वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है जैसे कि एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, या फिर टेलीफोन के लिए आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है, वो तो आपको तभी वापस मिलेगी ना जब आप अपना बिजनेस बंद करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर पर्पस को सरेंडर कर देंगे, तब आपको वो वापस मिल जाएगी, तो वो भी यहीं पे आएगी। देन अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर आपके कोई भी ट्रेड रिसीवेबल्स है जिनको आपने पैसे 12 महीने बाद लेने तो वो भी यहीं पे आएंगे, ठीक है जी। देन इसके बाद ये आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगी करंट इन्वेस्टमेंट, जो वही सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने ऊपर पढ़ी, सेम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे, बस पर्पस क्या है, वहां पर आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे आपने 12 महीने से कम के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये बोला था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो जाता है। अब अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हमें फाइनल अकाउंट्स में दिखाना हो तो क्या हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे? नहीं, हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट्स में दिखाएंगे। मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाते समय वो करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, ओके, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय वो कहां का पार्ट बन जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, ओके। देन बारी आई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर क्या आएगा? आपका फिनिश गुड्स आएंगे, रॉ मटेरियल्स आएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, देन आपका स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल, सब यहीं पे आएगा इन्वेंट्री में। देन इसके बाद आते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके
डेटर्स आएंगे और बिल्स पेबल आएंगे। डेटर्स का डिस्क्लोजर में आपको एक स्पेशल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि वो लोग जिन्होंने आपको 6 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए, यानी कि आपको डाउटफुल डेट्स का डिस्क्लोजर बेसिकली अलग से देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिन लोगों ने डेटर्स जो आपके 6 मंथ से ज्यादा पेंडिंग है, उन्होंने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, उसका डिस्क्लोजर आपको अलग से यहां पे देना पड़ेगा। देन इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कैश और बैंक, सिंपल सी बात है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो एडवांस टैक्स हो गया, एडवांस टू सप्लायर हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कोई लोन दिया तो वो हो गया। देन अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड ऑल ये सब आ जाएगा। देन इसके बाद बारी आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस सिर्फ तभी निकल सकता है जब आप अपने एक्सपेंसेस में से, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपनी इनकम लिखनी है और अपने एक्सपेंसेस लिखने हैं। इनकम हो गई आपकी दो, कौन कौन सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों को टोटल करके आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। अब बारी है एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस होते हैं आपके टोटल 7। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आपको रॉ मटेरियल्स लेने हैं, रॉ मटेरियल्स में आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, परचेजेस प्लस करनी है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। और अगर कोई और कंजम्पशन मटेरियल की है तो वो सीधा इसमें ऐड हो जाएगी, कंज्यूमेबल्स हो गए जैसे। देन दूसरे नंबर पे आते हैं आपके परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। ये स्टॉक एंड ट्रेड बेसिकली उनके लिए यूज होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, यानी खरीदा बेचा, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में आ जाएगा। ओके, देन तीसरे नंबर पे आएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ गया। अब जो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का चेंज इन इन्वेंट्री है वो आएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्री में। याद रहे, चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, कभी भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करना, चाहे ये प्लस में है चाहे माइनस में है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देन चौथे नंबर पर आएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एम्प्लॉय बेनिफिट यानी कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड सब कुछ यहीं पे, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड ऑल सब यहीं पे, सॉरी, एंड देन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपका जितना भी डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होगा वो यहां पे आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदर एक्सपेंसेस। इन 7 एक्सपेंसेस को ऐड किया जाएगा तो आपके पास आएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से सबसे पहले माइनस होगी एक्सेप्शनल, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड देन इसके बाद आएगा आपका, सबसे पहले माइनस होगी आपकी एक्सेप्शनल आइटम, उसके बाद माइनस होगी आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस होगा टैक्स, टैक्स एक्सपेंस माइनस होता है, टैक्स एक्सपेंस यानी कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये दोनों माइनस होंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। लेकिन ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आएगा ये आएगा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आएगा उन दोनों को ऐड करके आएगा आपका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे अपना ईपीएस, और ईपीएस का डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये बात हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में पढ़ी थी, उसमें हम बेसिक और डाइल्यूटेड 2 ईपीएस का डिस्क्लोजर देंगे। देन इसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक और पढ़ना है, वो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स 2014। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो डिविडेंड हम कहां से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप जितना भी चाहें उतना डिविडेंड बांट सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिविडेंड बांटना है जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करने के बाद आप जनरल रिजर्व से भी डिविडेंड बांटना चाहते हैं, देन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल्स 2014। याद रहे, पीएनएल अकाउंट यूज करने से पहले आपको उसमें से डिप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन अगर पिछले साल का कोई है तो वो माइनस करना मैंडेटरी है। ओके जी, इसका मतलब ये हो गया आपके जो प्रॉफिट्स हैं, कौन से प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट्स, आप करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से पहले डिप्रिसिएशन और अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए, कर लिया माइनस। अब आप आइए और अब आप ये देखिए कि आपके करंट ईयर के प्रॉफिट्स कितने हैं और पहले से आपके पास पीएनएल अकाउंट में कितने प्रॉफिट्स पड़े हैं, आप दोनों को प्लस कर लीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ओके, एंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स, इन दोनों को प्लस कर लो, ये आपके पास पीएनएल अकाउंट में बैलेंस आ गया। अब सबसे पहले जब भी डिविडेंड देने की बात आती है तो डिविडेंड दिया जाता है सबसे पहले किसको, प्रेफरेंस को। आप इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लीजिए। अब ये जो अर्निंग्स आएगी ये अर्निंग्स हो जाएगी आपकी अवेलेबल फॉर दी इक्विटी। अब आप इसमें से डिविडेंड देना चाहते हैं, राइट, तो जितना भी डिविडेंड देना चाहते हैं आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास डेफिशिट आ जाएगा, यानी कि कितना पैसा कम है आपके पीएनएल अकाउंट में। अब यहां पे लगेंगी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, जो आपका डिजायर्ड डिविडेंड होना चाहिए ना, दैट इज सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द 3 years एवरेज ऑफ योर पास्ट 3 years का
एवरेज का ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मान लो पिछले 3 साल का एवरेज है 15%, तो आप इस साल 15% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। याद रहे, मैं यहां पे जो भी बात कर रहा हूं वो बात जनरल रिजर्व में से कर रहा हूं। यानी कि अगर आप पीएनएल में से डिविडेंड दे रहे हो और आपके पिछले 3 साल का एवरेज 15% है, आप 20 भी दे सकते हो, आप 25 भी दे सकते हो, लेकिन वो आप सिर्फ पीएनएल से दे सकते हो। ये रूल्स तब अप्लाई होंगे जब आप कहां से देना चाहते हैं, जनरल रिजर्व में से। ओके, तो जनरल रिजर्व में से अगर आपको डिविडेंड देना है तो आपका डिजायर्ड डिविडेंड जो होना चाहिए शैल नॉट एक्सीड द एवरेज डिविडेंड ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। चेक कर लिया आपने। इसके बाद 2 कंडीशन और लगेंगी, यानी कि ये जो डेफिसिट आया है ये डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? लोअर ऑफ दीज 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व तीनों को प्लस करके उसका 10%। यानी कि आपकी जितनी भी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लस जो आपका जनरल रिजर्व है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपको जनरल रिजर्व में छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जनरल रिजर्व माइनस, भाई छोड़ना है तो इसका मतलब वो अमाउंट छोड़ना पड़ेगा आपको। कौन सा अमाउंट? आपकी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का 15%। यानी कि अपने इक्विटी और प्रेफरेंस को प्लस करो, उसका 15% निकाल लो, उसको जनरल रिजर्व में से माइनस कर दो, यानी कि उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं दे सकते। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर डिविडेंड देना है आउट ऑफ द जनरल रिजर्व तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप 3 साल से एवरेज से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। दूसरा, आपके इक्विटी, प्रेफरेंस और जनरल रिजर्व का 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। तीसरा, आपको अपने जनरल रिजर्व में अपने इक्विटी और प्रेफरेंस का 15%, यानी कि जनरल रिजर्व माइनस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का 15% आपको छोड़ना पड़ेगा। इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि वो डिविडेंड आप जनरल रिजर्व से दे सकते हैं। तो यहां तक हमने डिस्कस करे, ये है हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट्स का पूरा चैप्टर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको कंपनी फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।